नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने आखिरकार अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। करीब 7 महीने पहले नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जिस टीम का इंतजार था उस पर अब मुहर लग गई है और इस टीम को सिर्फ संगठन का विस्तार मानकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें बीजेपी की आने वाली चुनावी रणनीति की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। सबसे चर्चित नामों में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं संगठन में बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाने वाले बीएल संतोष को एक बार फिर से संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी नई टीम में एक तरफ अनुभवी और बड़े राजनीतिक चेहरों को जगह मिली है, तो दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने वाले चेहरों पर भी भरोसा बरकरार रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने इस वक्त नई टीम का ऐलान क्यों किया। तो देखिए, खासतौर पर 2027 का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से कुल 6 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 राष्ट्रीय महामंत्री हैं और 2 राष्ट्रीय सचिव हैं। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का फोकस सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक यूपी की चुनावी अहमियत साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से 3, दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4 और उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार से 2-2 चेहरों को टीम में जगह दी गई है। एक और खास बात यह है कि नई टीम में 10 महिलाओं को शामिल किया गया है। यानी संगठन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का संदेश भी साफ है। अब इस टीम को सिर्फ पदों की सूची के तौर पर देखना शायद बड़ी तस्वीर को मिस करना होगा। बीजेपी के सामने अगले कुछ महीनों में ही कई बड़े राजनीतिक मोर्चे हैं, राज्यों के चुनाव हैं, संगठन का विस्तार और सबसे अहम 2027 का चुनाव। ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम दरअसल बीजेपी के अगले राजनीतिक अभियान की टीम है। कौन किस जिम्मेदारी संभालेगा, किस चेहरे को किस क्षेत्र में उतारा जाएगा और संगठन किस तरह चुनावी मशीनरी को जमीन तक ले जाएगा, इसका असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि बीजेपी ने अपनी नई टीम बना दी है और अब संगठन की जिम्मेदारी से सीधे चुनावी तैयारी की तरफ बढ़ने का वक्त है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं, सत्येंद्र सिंह भदौरिया संवाददाता भोपाल से, अमित मिश्रा संवाददाता लखनऊ से और महेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवानी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ एक मैसेज देने की कोशिश राष्ट्रीय टीम की ओर से दी गई है? क्योंकि कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको टीम में जगह दी गई है, जो लंबे समय से नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो दिखाई देंगे राष्ट्रीय टीम में। बिल्कुल अब तो देखिए कि सही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। और हालांकि आप देख रहे हो कि यूपी विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है, तो इस तरीके से संगठन को है वो मजबूत करने की कोशिश है। आपने देखा होगा कि बाजीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की जो करारी हार हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक कड़ा मैसेज देना चाहता है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। तो इसमें कई ऐसे पुराने चेहरे हैं उनको हटा दिया गया है और कई जो नए चेहरे हैं उनको शामिल किया गया है। हालांकि इस नए चेहरों में कई महिलाओं और युवा को यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा फेस है वो स्मृति ईरानी को यहाँ पे नई टीम में महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी मिली हुई है। साथ ही दिल्ली के जो एनसीडी के 4 सीनियर लीडर्स हैं, जयप्रकाश, डीडीए मेंबर के राजीव बब्बर है, उनको भी यहाँ शामिल किया गया है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी में आए संदीप पाठक को भी यहाँ पे जगह दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे पुराने चेहरे को ही वही जगह मिली है। जो पुराने चेहरे थे उनको हटाकर नए को रिप्लेस किया गया है और जो काफी टाइम से नहीं दिख रहे थे उनको भी जगह दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नितिन नवीन आज विशाखापट्टनम दौरे पर निकलने वाले हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जाने से पहले इसकी आधिकारिक सूचना अपने ट्विटर अकाउंट से देंगे और ट्विटर अकाउंट पर ये लिस्ट जारी कर दिया है। साथ ही उनके आने के बाद कहीं न कहीं एक बैठक भी होगी, एक रणनीति तैयार होगी कि आखिर जो ये नए चेहरे शामिल किए गए हैं वो कितना संगठन को मजबूत करने में
ठीक है शिवानी, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अमित देखिए, उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो इसलिए दी गई है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस तरीके का ये मैसेज है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जिन चेहरों को जगह दी गई है कहीं ना कहीं अब ये युवाओं को साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सब युवा चेहरे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, देखिए 6 शहरों को उत्तर प्रदेश में जगह दी गई है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में है। देखिए कि अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से जाता है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश उसमें अहम रोल निभाता है। जिस तरीके से 2024 का चुनाव रहा है, आप देखिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की विजय रथ थी उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसीलिए उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उन बड़े चेहरों को उत्तर प्रदेश में तवज्जो दी गई है जो पहले भी उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव डालते रहे, चाहे वो अमेठी से आने वाली सांसद जो रही स्मृति ईरानी हो, उनको देखिए जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। इसके अलावा तमाम जो 6 अन्य चेहरों को दिया गया है वो उनको काफी अनुभव है। और देखिए सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो मेन बड़े पदों पर थे, चाहे वो बीएल संतोष की बात कर ले, तो देखिए बीएल संतोष ने जिस तरीके से संगठन में रहकर के काम किया है, जिस तरीके से संगठन को कहा जाए एक माले के तौर पर पिरोया है और एक जो कार्यकर्ता है, बीएल संतोष का नाम लेंगे तो हर एक वो कार्यकर्ता हो जो पदाधिकारी है वो ये बात को तस्दीक करता है कि हाँ, संगठन को चलाना, संगठन को मजबूत करना, संगठन किस तरीके से काम करेगा, संगठन की क्या रूपरेखा होगी, ये सारा काम जो है वो बीएल संतोष बखूबी करते हैं। इसलिए देखिए उनको दोबारा उसी पद पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया है क्योंकि वसुंधरा राजे जब से मुख्यमंत्री पद से हटी थी उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो निगेटिव नैरेटिव है वो सेट हो रहा था। ऐसे में वसुंधरा राजे को एक बार जिम्मेदारी देना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देना, तो ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपनी छवि बनाई हुई थी, संगठन में भी काफी मजबूती के साथ वो काम करती है। देखिए पार्टी जो है वो संगठन में कौन कितना मजबूत हो सकता है, संगठन को कैसे कोई चला सकता है और कार्यकर्ताओं तक कौन जगह बना सकता है, क्योंकि चुनाव जिताने का काम, चुनाव में काम करने का काम संगठन के कार्यकर्ताओं का होता है। ऐसे में ये जो लिस्ट है वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के साथ साथ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति जो संगठन में रहकर के काम कर रहा है, भले ही देर सही लेकिन उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी को भी पार्टी से जो दरकिनार नहीं किया जाता है। तो अब लंबे अरसे के बाद देखिए माना जा रहा था, चर्चाएं भी चल रही थी, स्मृति ईरानी को दोबारा वापसी की जा सकती है, जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाला 2027 चुनाव है उससे पहले अगर स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी गई है तो बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आप देखिए कि पूरा अगर देखेंगे तो जिस तरीके से 13 का संख्या दिया गया है, अब इस 13 की संख्या को मिला ले तो एक मैसेज और देने की कोशिश है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बात करती रहती है, तो अब ये आंकड़ा अगर परसेंटेज देखेंगे तो 33% की आरक्षण की बात होती है, 33% देने की बात होती है, ये आंकड़ा 50% पहुंच जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी की बात की जा रही है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, तो ये जो लिस्ट है ये कई मायनों में एक संदेश देती नजर आ रही है। संगठन को तो मजबूत करेगी ही, क्योंकि देखिए नितिन नवीन जब संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आए थे तो माना जा रहा था कि नई टीम दी जाएगी, नई टीम के साथ ही काम करेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए नई टीम के साथ साथ आपको पुराने अनुभव को भी लेकर चलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यही बात करके दिखाया है कि जो पुराने चेहरे रहे हैं, जो भरोसेमंद चेहरे रहे हैं, जो पिछले चुनावों में जिन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाया है, उनको एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है, उनको तवज्जो दी गई है और ये माना जा रहा है कि ये तवज्जो जो है वो काफी कुछ बुरा गणित करने के बाद कि जिससे कि आने वाला जो चुनाव है वो बेहद खास है। और देखिए क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है, ऐसे में बिल्कुल अमित, देखिए अब नई टीम का ऐलान कर दिया है, अब कैसे ग्राउंड जीरो पर ये नई टीम काम करती हुई नजर आएगी, कैसे डरती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सत्येंद्र सिंह भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश को भी खास तवज्जो दी गई है, मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय टीम में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, कई नामों का ऐलान किया गया है, क्या कुछ हलचल मध्य प्रदेश में है और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से की गई है? देखिए अब्दुल, आपको बता दूं कि जैन जी जो आंदोलन हुआ था, उस जैन जी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो टीम है उस टीम में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से युवा चेहरे लिए गए। इनमें सभी जो है वो 50 साल की उम्र से कम के हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन पर दाव लगाए गए हैं और मध्य प्रदेश के जो पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीडी शर्मा, इनको संकुल प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है और ये 7 साल लगातार मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, इन पर ये दाव लगाया गया। इनके साथ ही तमाम जो लोग हैं, करीब 6 लोगों की टीम में शामिल किया गया। लेकिन ये एक सबसे बड़ी जो मैसेज दिया जाना है
है या जगह दी गई है या जिन लोगों को तरजीह दी गई है इस लिस्ट में, वो सबसे ज़्यादा जैन जी को देखते हुए दी गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें जो नितिन नवीन की जो टीम है, इस टीम में सबसे पहले अगर बात करें तो BD शर्मा है, दूसरे जो आशीष अग्रवाल हैं, इनके अलावा जो लाल सिंह आर है, कप्ता पाटीदार हैं, बंसीलाल गुर्जर है। बंसीलाल गुर्जर की तरफ अगर देखा जाए तो बंसीलाल गुर्जर पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके खेमे से आते हैं और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे BD शर्मा फिलहाल पन्ना से सांसद हैं और दूसरा उनका देखा जाए तो संघ से पकड़ रखते हैं और संघ से पृष्ठभूमि के चलते उनको नितिन नवीन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें जगह दी गई है। वहीं कप्ता पाटीदार की बात करें, चूंकि गुजरात में भी चुनाव देखा जाना है, गुजरात में भी चुनाव होना है, तो उसके चलते जो गुजरात में पाटीदार समाज अत्यधिक होने के चलते जो राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से कप्ता पाटीदार को, उनको जगह दी गई है। वहीं लाल सिंह आर्य को भी इसमें जगह दी गई है। लाल सिंह आर्य जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद दिया गया है। और इनके अलावा बात करें तो गजेंद्र पटेल जो खरगोन से सांसद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मध्य प्रदेश से उनको प्रतिनिधित्व मिला है। अब ये संदेश देने की सबसे बड़ी बात की गई है कि जिसकी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जैन जी के बाद जो आंदोलन हुआ था, उस जैन जी के आंदोलन के बाद से मध्य प्रदेश में ये जितने भी युवा चेहरे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। लाल सिंह आर्य जो पहले अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले से पद था उनके पास, और उनको अब लाल सिंह आर्य को फिर से इसमें कार्यकारिणी में शामिल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो जिस तरह से नितिन नवीन की जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें उन्हीं ही उम्मीदवारों को शामिल किया गया जो कहीं ना कहीं प्रदेश की वोटर्स हैं, प्रदेश की जनता है, उनमें अपना दखल रखते हैं। चूंकि अभी हाल ही में दतिया का चुनाव हुआ, दतिया का चुनाव में बीजेपी को हार मिली, चूंकि वहां पर कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जो हारे थे और उनके बिहाफ में चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिलने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नितिन नवीन की जो टीम होगी उस टीम में कौन कौन शामिल होगा, कैसे कैसे लोग शामिल होंगे। तो ये साफ कर दिया है, संकेत दिया है ये तय, जिन लोगों को 6 लोगों को जो तरजीह दी है, जिनको जगह दी है, तो अब ये माना जा रहा है कि ये जैन जी को लेकर अब भाजपा ने अपनी पूरी मूड बना लिया है और पूरा जो दमखम है वो अब जैन जी की तरफ रुक कर गया है। ठीक है सत्येंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए कुछ ही महीने रह गए हैं जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तीरथ सिंह का नाम है इस लिस्ट में। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से शनखराद हो चुका है? जी देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड में संक्रांत बहुत पहले से हो चुका है, क्योंकि पूरे देश से यहाँ का समीकरण इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मुद्दे रहे हैं। कभी अंकिता भंडारी का मामला हुआ, कभी किसी सड़क के लोकार्पण को लेकर के शिलापट पे नाम न लिखने का मामला हुआ। तीरथ सिंह रावत वो शख्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सांसद हैं। उन्होंने अभी चंद महीनों पहले ही उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, वो काफी सरकार के प्रति मुखर रहे, विरोध उनका मुखर रहा कि आखिर स्थानीय सांसद का नाम क्यों नहीं लिखा गया। और दूसरी बात यह है कि अनिल बलूनी काफी समय से, सब लोग जानते हैं, अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बहुत खास माने जाते हैं। तो इसमें सरकार और संगठन के अलावा अनिल बलूनी की छाप ज्यादा दिख रही है। और इसके अलावा ये जो जंजी का मुद्दा है उसको लेकर के उत्तराखंड में बहुत असहज स्थिति है। हालांकि पार्टी जाहिर नहीं करती है कि हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक डैमेज कंट्रोल करने के तौर पे देखा जा रहा है कि आखिर जो पार्टी के अंदर, ये विपक्ष से लड़ना अलग बात है, जो पार्टी के अंदर मुखर हो रहे हैं अंदर खाने, उनको किस तरह के साथ आ जाए और उनका बैलेंस कैसे बनाया जाए पूरे इस जिम्मेदारी में, इसका असर साफ दिख रहा है। समझ ठीक है। अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 15% से ज़्यादा जैनजी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जैनजी की इस बात को लेकर लगातार यहाँ पर तवज्जो हो रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 15% जैनजी है वो, क्योंकि अगर एक ही हिस्से में, अगर एक ही खेमे में बढ़ता हुआ जाता है तो वो सरकार गिराने और बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या जैनजी को एक तरीके से यहाँ पर तवज्जो देने के लिए, जैनजी को साधने के लिए भी एक फॉर्मूला तय किया गया बीजेपी की ओर से? बिल्कुल, देखिए समझ आपने एक बात जो कही कि जो 15% परसेंटेज है, इस परसेंटेज को अगर ले लेंगे तो देखिए केवल जंजी की बात नहीं करते, कई उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर के भी समीकरण साधे जाते हैं और जातीय समीकरण हर एक पार्टी बनाती नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत का मार्जिन जो है वो बेहद कम होता है। आप अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अगर सीटों के आंकड़े को देखेंगे तो कई ऐसी सीटें
से जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से ये लिस्ट जारी की गई है। और देखिए बाकायदा बैठक की गई, लिस्ट को जारी करने के लिए कई चरण में ये बैठक की गई थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आखिर में इसको देखिए बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी हो गई है, शायद कनेक्शन नहीं बन पाया है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जी की जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी को करारी हार अभी दतिया में मिली है, क्या एक डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, अब समद ये जो डैमेज कंट्रोल की बात करें या सभी समीकरणों को साधने की बात करें, लाल सिंह आर जो अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, तो उनको इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लाल सिंह आर मध्य प्रदेश के जो भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी के राष्ट्रीय टीम के उपाध्यक्ष पद पर उन्हें जगह दी गई है। इससे पहले आर संगठन और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका रही है। जिम्मेदारी में उनकी ये भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए एक अच्छी और सुखद बागडोर मानी जा सकती है। वहीं बीडी शर्मा को लेकर जो बार बार दोहरा रहे हैं कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 7 साल जो सबसे लंबा सफर जिनका रहा है, 7 साल सफर रहा है, उनको इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। जो आशीष अग्रवाल जो मीडिया प्रभारी थे, मीडिया प्रभारी उनको जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से जो आशीष अग्रवाल जो अनिल बलूनी के करीबी, बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी गई है। तो अब जिस तरह से ये कार्यकारिणी गठित की गई है और 6 लोगों को मध्य प्रदेश से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यों के चुनाव, गुजरात और जो उत्तर प्रदेश हैं, दोनों ही राज्यों के चुनाव को साधने की पूरी तैयारी की गई है। चूंकि जो कविता पाटीदार हैं वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आती हैं और ऐसे में उनको ये जगह दी गई है, तो वो कविता पाटीदार गुजरात के चुनाव को लेकर उनको यहाँ जगह दी गई है। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में कई जो 6 दावेदार थे, 6 दावेदारों में इनको जो शामिल किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से दतिया चुनाव हार हुई थी, हार को लेकर ये तय माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश से कई लोगों का नाम सामने आएगा और जिनमें जो जातिगत समीकरण हो, चाहे जो निचले स्तर का जो जनता में जो पकड़ होती है, उनको लेकर ये कार्यकारिणी बनाई गई और उनको लेकर यहाँ फिलहाल लाया गया है। अब्दुल, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। शिवानी शर्मा लगातार दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है और अब राष्ट्रीय टीम में महिलाओं को जगह देना, एक तरीके से ये विपक्ष को भी यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से निशाना साधता है बीजेपी के ऊपर। राधे और आपको ये जो स्मृति ईरानी है, इनको जगह देना एक अपने आप में एक मैसेज देना है, संगठन को और मजबूत करना है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार एक समर्थन दे रही है, एक साथ दे रही है। और आगे आप देखिए कि आगे भी जो रणनीति होगी वो इनकी तैयार होगी, एक मोर्चा तैयार होगा। और जिस तरीके से जो नए नाम इसमें शामिल हुए हैं और पुराने जो है वो काटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैसेज भी देना है कि कहीं ना कहीं अगर आपने अनुशासन और संगठनात्मक तरीके से आपने चीजों का पालन नहीं किया, इसलिए आपको हम अपना ये जो नए जो मंत्री और नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं उसमें रखा जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ युवाओं को वो भी एक जेनजी कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं जेनजी को भी इसमें रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका अप्रोच, उनकी जो तुलना है वो कहीं ना कहीं एक भारी पद से भी उनको नवाजा जाने की बात भी कही जा रही है। ठीक है शिवानी। महेंद्र नाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में अब क्योंकि कुछ ही महीने बाकी रह गए जब विधानसभा चुनाव होगा, और क्या कुछ यहाँ पर हलचल, क्योंकि अब 2 नामों को तवज्जो दी गई है उत्तराखंड में भी? देखिए समझ, इन 2 नामों को लेकर के अलग ही चर्चाएं हैं। यहाँ के प्रभारी दुष्यंत गौतम है जो प्रदेश प्रभारी हैं उत्तराखंड के, इनका नाम आया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड, गंभीर आरोप भी लगे थे। जो भी आरोप सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन पिछले 1 साल से उनका सार्वजनिक रूप से कोई चेहरा नहीं देखा गया है। किसी भी कार्यक्रम में वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। दूसरी बात रही तीरथ सिंह रावत को शामिल करने की, तो तीरथ सिंह रावत को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी बतौर मुख्यमंत्री चंद महीने के मेहमान रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया। उसके बाद वो अपने बतौर सांसद अपना कार्य करते रहे और समय समय पर जब भी उनको मौका मिला मुखर होते रहे अपनी ही सरकार के खिलाफ, कभी शिलापट को लेकर के तो कभी विभिन्न मुद्दों को लेकर के या कहीं विकास कार्यों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष या किसी संगठन को मजबूत करने से ज्यादा कहीं न कहीं असंतोष को ठंडा करने की एक कवायद ज्यादा लगती है, खासकर उत्तराखंड को लेकर के। क्योंकि इस तरीके की यहाँ पे विपक्ष जो अपना हमलावर है वो तो है ही है, अंदर खाने भी काफी गुटबाजी, वो हालांकि वो तथ्यात्मक चीज नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन अंदर खाने 2 गुट चलता है शीर्ष लेवल पे जो सब दिल्ली से जुड़े हुए हैं।
तो उनको कुल मिला करके आगामी चुनाव को लेकर के उनको एक तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि सीएम धामी के नेतृत्व में अगला चुनाव बेहतर तरीके से हो सके और चुनाव के पहले कोई विपक्ष को मौका ना मिले और आपस में ना लड़े। इस वजह से इनको शायद मौका दिया गया है। समझ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को बधाई दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई टीम में ऊर्जा और अनुभव का संगम है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। उम्मीद है नई टीम पार्टी को और मजबूत करेगी। भरोसा है नई टीम जनसेवा पर ध्यान देगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्सपर्ट ट्वीट किया गया है और जो नई टीम बनी है उसको एक बधाई दी गई है। नई टीम में ऊर्जा और अनुभव का संयंगम है। इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे कहा है कि उम्मीद है कि नई टीम पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी और भरोसा है नई टीम जनसेवा पर भी ध्यान देगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बधाई दी गई है नई टीम को और तमाम बड़ी बातें भी पीएम मोदी की ओर से कही गई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि उम्मीद है नई टीम पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर